फाइनली बच्चों कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसका पार्ट नंबर 1 है वो आपके तैयार हो चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका पार्ट नंबर 1 है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये नोट्स हैं, साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं या इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने साइंस के ऑल चैप्टर है वो करवा रखे हैं, उन चैप्टर के जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप वो चैप्टर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके मानव नेत्र, यानी मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र है वो अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और आंखें हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती हैं। कि मानव नेत्र हैं वो अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और आंखें हैं वो हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती हैं। और यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र है वो किस में स्थित होते हैं? गोलक में स्थित होते हैं। और नेत्र गोलक है उसका व्यास है जो डायमीटर है वो लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि नेत्र गोलक है उसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य, यानी मानव नेत्र है उसकी संरचना आपको बनानी आनी चाहिए और उसके कौन कौन से भाग हैं और उन भागों के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले है आपके श्वेत मंडल या कॉर्निया। ओके, यानी श्वेत मंडल क्या होता है? तो यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कि नेत्र का जो आगे का भाग होता है उस पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये आपको श्वेत मंडल में ध्यान रखना है कि श्वेत मंडल है वो नेत्र के आगे का एक भाग होता है जिस पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और उसके बाद में है लेंस, यानी दूसरा भाग क्या है? लेंस। तो लेंस क्या है? यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। कि एक उत्तल लेंस माना जाता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है और यह एक रेशेदार जहलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यह आपको लेंस में ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परितारिका। तो परितारिका क्या है? कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कि कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और उसके बाद में है आपके पुतली, यानी जो नेत्र है उसका नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो भाग है वो है आपकी पुतली। तो पुतली है वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का क्या काम है? कि पुतली है वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा है उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना। और उसके बाद में है आपके रेटिना, यानी रेटिना का क्या काम है? तो रेटिना है वो एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली मानी जाती है। रेटिना है वो एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली मानी जाती है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं और प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक्क तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो रेटिना का जो कार्य है वो मैंने बता दिया है कि एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं और प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक्क तंत्रिकाओं द्वारा
किस तक पहुंचा दिए जाते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। और मस्तिष्क क्या करता है, इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, इनकी एक्सप्लेन करता है और हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। और उसके बाद में है दूर बिंदु। अब देखिए एक तो होता है दूर बिंदु और एक होता है निकट बिंदु। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूर बिंदु क्या होता है कि वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। कि दूर बिंदु किसे कहते हैं, कि वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी साफ देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए यह बिंदु किस पर होता है, अनंत दूरी पर होता है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है वो कितनी दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर होता है। और एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और उसके बाद में है आपके निकट बिंदु। अब निकट बिंदु क्या होता है, तो निकट बिंदु किसे कहते हैं कि किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। कि किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट देखने के लिए, साफ देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है और इसे हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। और निकट बिंदु की आंख से दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग कितनी मानी गई है, 25 सेंटीमीटर मानी गई है। कि निकट बिंदु है उसकी आंख से लगभग दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद में है आपके समझन क्षमता, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कि समझन क्षमता यानी नेत्र की समझन क्षमता है, उससे आपका क्या अभिप्राय है, या नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है वो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझन क्षमता किसे कहते हैं, कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। अब है उसके बाद में मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद क्या है, नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया अथवा धुंधला होने की जो स्थिति है वो मोतियाबिंद कहलाती है। कि नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस है उसके दूधिया या धुंधला होने की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए इंट्राओक्यूलर लेंस है वो प्रयुक्त किया जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए, इंट्राओक्यूलर लेंस यानी IOL। ये आपको ध्यान रखना है। आई से है आपके इंट्रा, ओ से आपके ओक्यूलर और एल से है आपके लेंस। यानी मोतियाबिंद है उसकी शल्य चिकित्सा के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। ये आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है कि दृष्टि दोष या उनका संशोधन, उनका निवारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो नेत्र में प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। कि जो नेत्र है उसमें प्रमुख रूप से दृष्टि के लिए 3 सामान्य अपवर्तन दोष माने गए हैं, जिसमें पहले दोष का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरे दोष का नाम क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है आपके जरा दृष्टि दोष। ओके, तो 3 दोष माने गए हैं। तीनों दोष क्या होते हैं, इनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इन दोष उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, तो कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष है वो क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ निकट का मतलब क्या है, यानी पास में। तो निकट दृष्टि दोष युक्त किसी भी व्यक्ति को निकट रखी यानी पास रखी वस्तु है वो तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसे हम क्या कहते हैं,
निकट दृष्टि दोष कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी यानी पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, और ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। और निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, यानी दोष उत्पन्न होने के कारण। ओके, तो इसमें दो कारण है। पहला कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, यानी अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता का अधिक होना, और दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक है उसका लंबा होना। ये दो कारण इसके माने गए हैं। उसके बाद में निवारण है या इसके उपाय क्या हैं, तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में है दीर्घ दृष्टि दोष, या इसे हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है। यानी पास रखी जो वस्तुएं हैं उनको तो हम स्पष्ट रूप से, जो दूर रखी वस्तुएं उनको तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ओके, नहीं देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं, तो इसमें पहला कारण है आपके कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होना, जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी है वो ज़्यादा होना, अत्यधिक होना। और दूसरा कारण क्या है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये इसके दो कारण हैं। उसके बाद में है निवारण या फिर इसके उपाय। तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब क्या है, उत्तल लेंस, और एक होता है आपके अपसारी लेंस जिसका मतलब क्या होता है, अवतल लेंस। तो यहाँ पर जो दीर्घ दृष्टि दोष है, जो दूर दृष्टि दोष है, उसका निवारण है वो कौन से लेंस के द्वारा किया जाता है, कौन से लेंस के द्वारा इसको संशोधित किया जाता है, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे हम संशोधित कर सकते हैं। और उसके बाद में तीसरा दोष है आपके जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी बुढ़ापे में न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके उपाय या फिर इसके निवारण क्या है, तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के द्विफोक्सी, यानी उसमें दो फोकस के लेंस होते हैं, उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके इसे हम क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने जितना भी पढ़ा है वो आप साथ साथ में आपको लिखना है, या फिर इन नोट्स को आप PDF के रूप में परचेज भी कर सकते हैं। तो परचेज आपको कैसे करना है, पूरी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द ही आपके YouTube पे उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।